हेलो मनोज जी। आयुष जी नमस्कार। हेलो सृष्टि। हेलो हेलो सभी को हेलो नमस्कार गुड इवनिंग। हेलो दीपक जी। तो कैसे हैं आप सब लोग? कैसा लग रहा है आपको ये लाइव प्रोग्राम हमारा इंदौर इन्फो का? काफ़ी सारे मैसेजेस आ रहे हैं, काफ़ी सारे कमेंट्स किए लोगों ने और लोगों ने अप्रिशिएट भी किया इस प्रोग्राम को। और मैंने कल के सेशन में भी कहा था आप लोगों से, अगर आपको ऐसा कोई लगता है कि हमें किसी विशेष अतिथि को बुलाना है या आपके मन में कोई है कि जिनका आप नॉलेज लेना चाहते हैं, जिनसे नॉलेज आप गेन करना चाहते हैं, तो बिल्कुल आप हमें मैसेजेस करते रहिए। बहुत अच्छा लगता है आप लोगों के मैसेजेस आते हैं। हेलो आरती चंदवानी, हर्ष उपाध्याय, थैंक यू। तो दोस्तों, जैसे हम लोग डेली एक नए अतिथि को हम लोग बुलाते हैं इस सेशन में, इस लाइव प्रोग्राम में। और इंदौर इन्फो हमेशा चाहता है कि हमारे सभी व्यूवर्स, जो हमारे फॉलोअर्स हैं, व्यूवर्स हैं, जो हमसे जुड़े हुए हैं और हमेशा कनेक्टेड रहते हैं, तो सभी को लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहें इंदौर इन्फो के माध्यम से। और हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज शेयर हो इस प्लेटफॉर्म पर। डिजिटल मीडिया का हम लोग उपयोग करें और हम लोग अपने मन की बात भी कहें, हम जाने लोगों के मन की बात और उनको हमारे जीवन में, जैसे कल हमने काफ़ी अच्छा सेशन किया था मैडम के साथ में, जो योगा टीचर हैं, मिस सोमानी जी के साथ में। तो बहुत लोगों ने काफ़ी सारे अपने अपने क्वेश्चंस पुट किए और उनको बकायदा उनके आंसर्स भी मिले और वो सेटिस्फाई हुए उस आंसर से। और इसी तरह से हम इस प्लेटफॉर्म में बहुत नई नई चीज़ें ऐड करेंगे हम लोग आगे। और हम ये चाहते हैं कि अगर अभी आपने अभी तक इसको, इंदौर इन्फो को अभी तक फॉलो नहीं किया है, तो आप प्लीज़ इसे फॉलो करिए। हम लोग इंस्टाग्राम, यूट्यूब, फेसबुक सभी प्लेटफॉर्म्स पर अवेलेबल हैं। जो लाइव सेशन आप यहाँ देखते हैं, अगर आप मिस कर देते हैं तो आप उसको यूट्यूब पर भी जाकर इंदौर इन्फो के पेज पर आप देख सकते हैं। इंदौर इन्फो के चैनल पर आपको वो सभी अपडेट्स मिल जाएंगे। तो नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त और इंदौर इन्फो का होस्ट आनंद। और फिर से आया हूं मैं आपके पास एक लेकर नया सेशन, और जिसका नाम है लाइव 1 to 1। और दोस्तों, मैं बताना चाहूँगा, काफ़ी सारी चीज़ें हमारे जीवन में ऐसी होती हैं कि कई बार होता है कि हम कुछ सोचते हैं, वो चीज़ें नहीं हो पाती है। और कई बार कुछ लोग अपने पैशन के साथ और अपनी इच्छाओं को अपने दृढ़ संकल्प और अपने परिश्रम, अपने पैशन के साथ में उन इच्छाओं को पूरी करते हैं। तो ऐसे ही आज एक हस्ती हमारे साथ में जुड़ेंगी, हम आपसे रूबरू कराएंगे ऐसी ही हस्ती को, जो कि इंदौर के लिए तो आइकॉन है ही, इंडिया लेवल पर जो एक बहुत ही सक्सेसफुल बिजनेसमैन है। और सबसे बड़ी बात उनकी ये है कि वो एक बहुत ही कम उम्र में उन्होंने ये अचीव किया है। जो कि हम लोग देखते हैं कि जनरली एक जो जो कोई पर्सन है या कोई बंदा है, तो उस लेवल तक पहुंचने में उनको सालों लग जाते हैं। और बहुत ही कम समय में अपने पैशन के साथ में, अपनी इच्छाओं के साथ में उन्होंने जो जो काम में हाथ डाला, वो उसमें सभी में सफलता पाई है। और हम लोग काफ़ी सारे नॉलेज उनसे लेंगे कि किस तरह से उन्होंने ये प्लेटफॉर्म को पाया, किस तरह से उस अपने गोल को अचीव किया और क्या फ्यूचर में उनकी प्लानिंग्स हैं। तो दोस्तों, मैं आज आमंत्रित कर रहा हूं मिस्टर शशांक चौरे को, जो कि साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट हैं और अपने इंदौर के ही ये स्टार हैं। और इंदौर में ही इन्होंने अपनी कंपनी इंडिया इन्फोटेक, जो कि इसके फाउंडर हैं, और करीब 150 प्लस स्टाफ के साथ में अभी ये वर्क कर रहे हैं। और इनकी इनकी एक ही कंपनी नहीं है, मतलब इनका एक ही बिजनेस नहीं है, ये अलग अलग 4 बिजनेस को संभाल रहे हैं और बहुत ही कम उम्र के हैं। तो मैं अब कनेक्ट करने जा रहा हूँ मिस्टर शशांक चौरे को। बाकी बात हम उनसे ही पूछेंगे, उन्हीं के मुंह से सुनेंगे। तो प्लीज स्टे ट्यून, मैं कनेक्ट कर रहा हूँ शशांक जी को। हेलो अल्फाज जी, वेलकम, गुड इवनिंग। हेलो मोहित जी। शशांक जी बस बस कुछ ही देर में हमसे कनेक्ट हो रहे हैं। और अगर आपके मन में भी कोई ऐसा सवाल है बिजनेस रिलेटेड या कुछ आगे की प्लानिंग को लेकर, तो बिल्कुल आप हमें मैसेज करते रहिए। शशांक जी हमारे साथ हैं। गुड इवनिंग शशांक जी, कैसे हैं आप? नमस्कार आनंद जी, क्या हाल है आपके। बस बस एकदम बढ़िया हूँ, लॉकडाउन में बैठे हुए हैं अपने घरों में। जी। और आपका आपका कैसा चल रहा है लॉकडाउन पीरियड?
बस जितना बेहतर हो सकता है बनाने की कोशिश कर रहे हैं, नई चीजें सीख रहे हैं। इतना खाली समय अदरवाइज रूटीन में तो मिल नहीं पाता है नई चीजों को सीखने और कभी समझने नहीं का। मिलता। बिल्कुल, बिल्कुल। जी। बाकी टाइम तो इतना व्यस्त रहता है कि उसमें और ये फ्री समय मिला है तो बिल्कुल इसका उपयोग करके आप बिज़नेस के लिए या आगे की हाँ प्लानिंग जी, के लिए आप मजबूरी का फ्री समय है, बट मुझे ऐसा लगता है एक जीवन में 2-3 महीने का ऐसा समय अगर हर किसी को मिले तो हाँ, काफी कुछ नई चीजें सीखी जा सकती है और समझी जा सकती है, जो अदरवाइज हम आपसे रूटीन में नहीं लॉकडाउन समझ पाते। नहीं समझ पाते। आपसे मुझे सबसे पहला क्वेश्चन तो यही था कि लॉकडाउन पीरियड में काफ़ी लोग हताश हैं, काफ़ी बैठे हुए हैं कि बिज़नेस ऐसा चल रहा है, वैसा चल रहा है, खुलेगा इंदौर तो पता नहीं क्या होगा, किस तरह से हम लोग स्टार्ट करेंगे, आगे की क्या कहानी होने वाली लाइफ की। तो उसको लेके आपके मन में क्या चल रहा है? ये आप ये मुझे सबसे काफी पहले बताइए। इंडस्ट्री स्पेसिफिक है काफी कुछ। मतलब अगर आप अलग अलग इंडस्ट्रीज का देखें तो कई सारी ऐसी इंडस्ट्रीज हैं जो कि काफी फली फूली है। फार्मा सेक्टर अगर आप हुँ, देखेंगे तो काफी आगे बढ़ा है। हुँ, अगर हम लोग लोकल लेवल पे डोमेस्टिक लेवल पे बात करें तो ग्रोसरी स्टोर्स वगैरह और इन सब की डिमांड्स एकदम से जनरेट हुई है काफी लेवल अच्छे लेवल के ऊपर। आईटी सेक्टर सरप्राइजिंगली बिल्कुल भी अफेक्ट नहीं हुआ है, मुझे जो लगता है हुँ, मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस है। और बड़े लेवल पे हो सकता है इफेक्ट हुआ हो, बड़ी एमएनसीज के लेवल पे, बट एसएमई सेक्टर बिल्कुल अफेक्ट नहीं हुआ है। हमें जो लग रहा है कि हमारा तो प्रोडक्टिविटी बढ़ी है अभी। मतलब हम लोग अदरवाइज जितना प्रोडक्टिव रहते हैं उससे ज्यादा प्रोडक्टिव है अभी, और ज्यादा कंफर्टेबल तरीके से काम कर पा रहे हैं। जैसे मैं हम लोग जहाँ तक समझते हैं, जो लोग समझते हैं कि आईटी सेक्टर अगर है तो वो कहीं न कहीं यूएस से लिंक्ड है या यूके से लिंक्ड है। मतलब जो बिज़नेस चलता है वो एक्चुअली यूके, यूएस से जी ज़्यादा जी माइलेज मिलता है। जी तो जैसे वहाँ जी इतना जो एक कोरोना का जो प्रॉब्लम चल रहा है यूएस में हम देख रहे हैं, तो वहाँ जी। से कोई इश्यू नहीं है आपको? वहाँ से कोई प्रॉब्लम नहीं नहीं आ रहा? देखिए, कोरोना कोरोना और आईटी ये थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है डिपेंडेंसीज के ऊपर। अभी आप देखेंगे तो कोरोना की वजह से ऑनलाइन सेगमेंट थोड़ा सा बढ़ गया है, ऑनलाइन डिलीवरीज बढ़ गई है, ई कॉमर्स हुँ, सेगमेंट बढ़ गया है। लोग घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं, वो चाह रहे हैं कि हम लोग घर से ही सब चीजें निपटा दें। अब उन चीजों के अंदर उनकी डिपेंडेंसी कहीं ना कहीं आईटी के ऊपर आती ही आती है, भले ही वो सामान ऑर्डर करना हो, उन्हें अपना काम मैनेज करना हो, अकाउंट्स मैनेज करना हो, अपना बिजनेस मैनेज करना हो, क्लाइंट से कम्युनिकेट करना हो, वेंडर से कम्युनिकेट करना हो, या और भी कुछ। जो प्रोडक्शन लेवल के ऊपर काम कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं काफी हद तक इफेक्ट हो रहे हैं इन सब चीजों के ऊपर। बट वो फैक्ट्रीज, वो कंपनीज भी अपने काम को, अपने प्रोडक्शन सेगमेंट को चलाने के लिए काफी हद तक आईटी के ऊपर ही डिपेंडेंट होती है। वो अपने सिस्टम्स को इंप्रूव करने में ये टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो फॉर एग्जांपल कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है जो कि एक सॉफ्टवेयर को यूज करती थी, वो उस दौरान उस सॉफ्टवेयर के अंदर अपग्रेड्स नहीं कर पाती थी, जो कि वो अब कर रहे हैं। क्योंकि अब वो सॉफ्टवेयर उनका चल नहीं रहा है, वो रनिंग फेज में नहीं है अभी। तो वो उसके अंदर नए तरीके से चेंजेस कर सकते हैं, जो गलतियां उनको पहले दिखी थी। अब उनके पास टाइम भी है ज्यादा सोचने का कि इसको कैसे बेहतर करें, कैसे इंप्रूव करें, किस तरीके से इसको और ज्यादा एफिशिएंट बनाया जा सकता है उनकी फैक्ट्री के अंदर काम करने के लिए। तो उस तरीके से अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं आईटी सेक्टर के अंदर हमें तो बहुत फायदा हो रहा है। मतलब पर्सनली मेरी कंपनी का रेवेन्यू बढ़ गया है अभी पिछले 1-2 महीने के दौरान। ओके। लोगों में प्रोडक्टिविटी लेवल भी ज्यादा है, प्लस वो अपनी फैमिली के साथ में ज्यादा टाइम स्पेंड कर पा रहे हैं, अपने कंफर्ट जोन में काम कर पा रहे हैं। तो ओवरऑल ऑल द वर्क ऑफिस को वर्क तो हर फ्रॉम कोई मिस करता है, ऑफिस। हाँ, जी, ऑफिस एनवायरनमेंट हर कोई मिस करता है, दोस्तों से मिलना हर कोई मिस करता है। ऑफिस में बिल्कुल भी आप सही कलीग्स बोल होते रहे हैं, हैं। एक टीम होती समय है। हाँ, एक समय तक घर में अच्छा लगता है, मतलब ठीक है, शुरू में लोगों को अच्छा लगा कि चलो 2-3 दिन अभी घर पर बैठ के काम कर रहे हैं। पर एक समय के जी बाद 8-10 दिन के बाद लोगों को लगा कि नहीं, ऑफिस को मिस करने लगे और जो एक्टिविटीज़ जी थी वहाँ बिल्कुल। पे जो कलीग्स वगैरह सब साथ में बैठते हैं, एन्जॉय करते हैं, वो सब मिस कर रहे हैं। ये आप बिल्कुल सही बात बोल रहे जी हैं। हुँ, हुँ। तो शशांक जी, आप मुझे बताइए कि किस तरह से आपने इस अपना जो डिजिटल मार्केटिंग का जो कि आप साइबर एक्सपर्ट हैं, साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट हैं और काफ़ी सर्विसेज आपने गवर्नमेंट ऑफ डिपार्टमेंट्स को भी दी जी हैं। तो उसके जी। बारे में थोड़ा हमें बताइए, हमारे व्यूअर्स को बताइए कि किस तरह से ये स्टार्ट हुआ आपका बिज़नेस? ये काफी पहले स्टार्ट हुआ था। मतलब आज से करीबन 12 साल पहले, 2008 2009 के आसपास ये सारी चीजें चालू हुई थी, जब ऑनलाइन इंटरनेट डोमेस्टिक लेवल के ऊपर आना चालू हुआ था। मतलब घर घर में जब कंप्यूटर होता था और हर घर में इंटरनेट होता था, हुँ, तो हुँ। उस समय ये शुरुआत हुई थी। ऑनलाइन गेमिंग बहुत बड़ा उस समय एक सेगमेंट था, और ऑब्वियसली उम्र ऐसी थी कि गेम्स वगैरह बहुत जल्दी उन चीजों की क्यूरियोसिटी होती थी कि गेम खेलना है। याहू मैसेंजर वगैरह अगर आपको याद हो तो वो सब उस समय काफी आए थे, ऑनलाइन चैट्स उस समय चालू हुई थी। तो उन सब चीजों की बहुत क्यूरियोसिटी थी और मैं काफी सारा टाइम इन्वेस्ट करता था इन सब चीजों के ऊपर। ग्रेजुअली फिर आप
थोड़ा सा फितूरी दिमाग होता ही है हर किसी का। तो आप उन सब चीजों के अंदर ट्रिक्स ढूंढने लगते हैं, आप उन सब चीजों के अंदर थोड़ा सा मैनिपुलेट करना चालू करते हैं चीजों को। और वो उम्र ऐसी होती है, आपको अच्छा लगता है, मतलब लोग आपसे पूछते हैं। और वो हैकर एक थोड़ा सा एक बहुत ऐसा सिंबल बन गया था उस समय, थोड़ा शो ऑफ करने का और वो सब चीजों का। जी जी। तो ऑब्वियसली आप उन चीजों से अट्रैक्ट हो जाते हैं। तो वो सब चीजें, मतलब आप समझ लीजिए वो प्रेरणा थी मेरी। अब वो गलत प्रेरणा थी या सही थी, अब पता नहीं उस उम्र में, बट वो एक प्रेरणा थी। वो चीजें फिर धीरे धीरे बढ़ने लगी, उन चीजों में एक्सपर्टाइज आने लग गया, क्योंकि टाइम बहुत इन्वेस्ट किया मैंने, पढ़ाई बहुत करी उन सब चीजों की, टाइम काफी लगाया था। मतलब मैं रात रात भर बैठा रहता था, यही सब करता रहता था। फिर उसी समय वही फेस था जब गवर्नमेंट्स और बड़ी कंपनीज भी इन सब चीजों के ऊपर रिलाई करना चालू करेगी। हर चीज धीरे धीरे सारी चीजें ऑनलाइन होते जा रही थी। और सिक्योरिटी उस समय बहुत बड़ा फैक्टर था नहीं इन सब चीजों के लिए, क्योंकि सब लोग सीख ही रहे थे कि इनको इस्तेमाल कैसे करना है, ऑनलाइन सॉफ्टवेयर यूज कैसे करना है। सिक्योरिटी के ऊपर कोई इतना ध्यान नहीं लोगों को देता था, तो भरोसा ये भी सब नहीं हो चीज रहा था एक्चुअली इस पे। एग्जैक्टली exactly। तो काफी इजी भी होता था उस समय। अब इजी होता था तो आप करते जाते थे ये सब चीजें, और एक्सपर्टाइज भी हासिल होता जाता था। सिक्योरिटी लेवल अपने स्टैंडर्ड से आगे बढ़ रहा था, और हैकर्स का लेवल भी अपने स्टैंडर्ड से आगे बढ़ रहा था। फिर दो तीन अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिली मुझे। मैंने कुछ गवर्नमेंट्स के साथ भी काम किया, गवर्नमेंट ऑफ बहरीन के साथ में काम किया था मैंने, अर्नेस्ट एंड यंग के साथ में, और एमपी पुलिस के साथ में भी काफी काम किया मैंने उस समय। और आपको एक्सपोजर भी मिलते जाता है जब आप इस तरीके से काम करते हैं, आप और अच्छे लोगों के कांटेक्ट में आते हैं, नॉलेज शेयरिंग होती है। बस उस तरीके से ये सिलसिला आगे बढ़ा था। फिर थोड़ा आपको, मतलब ऑब्वियसली ये सारी चीजें लीगल तो होती नहीं है, तो कुछ सिनारियोस ऐसे डेवलप हो गए थे कि मैंने डिसाइड किया है कि अब ये काम आगे करना मतलब ज्यादा सुटेबल है नहीं। और उस जमाने में इतना पैसा भी नहीं होता था इन चीजों में। आपको काम मिलता था ऑब्वियसली, महीने में एक दो काम मिल जाते थे, बट कोई भरोसा नहीं होता था। आप अदरवाइज फितूरी पालते रहते थे इधर उधर कुछ ना कुछ। तो सही है। एक स्टेबल फॉर्मेट के लिए फिर मैंने जॉब ज्वाइन कर ली थी। मैंने कॉलेज छोड़ दिया था, मैंने कॉलेज कंप्लीट नहीं किया था अपना, क्योंकि ऑब्वियसली मैं उस समय ये सब चीजें कर रहा था। तो आपका एक्सपोजर ज्यादा रहता है बजाय जो आपको कॉलेज पढ़ाता है। आईआईटीज वगैरह में लेक्चर देने जाता था मैं, और एनआईटीज में लेक्चर्स दे दिए मैंने। तो ऑब्वियसली आपका एक्सपोजर इतना ज्यादा होता है, आपको कॉलेज की पढ़ाई ऐसा लगता है कि वेस्ट ऑफ टाइम हो रहा है। तो वो मैंने छोड़ दिया था। फिर मैंने इंदौर की एक कंपनी में जॉब ज्वाइन कर ली थी फॉर स्टेबल इनकम एंड मोर हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस। फिर एक आध जॉब स्विच करने के बाद में जिस कंपनी में मैंने जॉब किया था वो बंद हो गई सॉर्ट ऑफ, मतलब उसने सैलरीज वगैरह पे नहीं करी, कुछ नहीं किया। तो ठीक है, थोड़ा हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस हो गया था मुझे, और मजबूरी कह लीजिए उस चीज को कि इनकम का कोई सोर्स बचा नहीं था। तो खुद का काम करने के अलावा और कोई ज्यादा था नहीं, और फितूरी दिमाग तो थोड़ा सा था ही सही। तो उस समय फिर हम लोग डिजिटल मार्केटिंग के अंदर घुसे, क्योंकि मुझे लगा था उस समय कि ये काफी बूमिंग सेगमेंट होने वाला है इन फ्यूचर। तो 2009-2010 में फिर मैंने ये बिजनेस स्टार्ट किया था डिजिटल मार्केटिंग का। और आज मतलब मैं खुश नसीब था कि मेरा डिसीजन सही निकला उस समय। आज भी ये बहुत बूमिंग सेगमेंट है, और अगले 10 सालों में हम देखेंगे कि ये और ज्यादा, मतलब दिन दुगना रात चौगनी तरक्की करने वाला है ये सेगमेंट। मतलब उस जमाने फ्यूचर में किसी आप को पता ही नहीं होता था कि डिजिटल मार्केटिंग होता क्या है, कि ऑनलाइन मार्केटिंग भी कोई चीज होती है। टेक्नोलॉजीज भी उतनी डेवलप नहीं थी इन सब चीजों के अंदर। गूगल एड्स, फेसबुक एड्स, ये वो, फेसबुक एड्स तो एग्जिस्ट ही नहीं करते थे उस समय। तो ग्रेजुअली फिर आज की तारीख में तो इतना ज्यादा हो गया है कि अगर अभी मैं 4 ब्रांड्स के नाम के बारे में अपन बात करने लग जाएंगे अगर, तो अपने को 5 मिनट बाद उनके एड्स आना चालू हो जाएंगे। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल सही है। तो फ्यूचर आप तो बहुत ब्राइट देख रहे हैं डिजिटल मार्केटिंग का। और मतलब आप, हम लोग देख रहे हैं इन रूटीन लाइफ में, हम लोग देख रहे हैं कि जिस तरह से मार्केट में हर प्रोडक्ट जी की मार्केटिंग के लिए डिजिटल होते जा रहे हैं लोग, अब डिजिटल मार्केटिंग को जी चूज कर रहे सर, हैं। डिपेंडेंसीज ज्यादा है ना। आप देखिए हर आदमी मोबाइल यूज करता है, हर आदमी व्हाट्सएप के ऊपर है, हर आदमी फेसबुक के ऊपर है, हर आदमी इंस्टाग्राम के ऊपर है। इवेंचुअली ऑडियंस टारगेटिंग तो यहीं से होती है। आपको अगर होर्डिंग सेट्स लगाना है, न्यूज़पेपर देखना है, अब न्यूज़पेपर कितने लोग नहीं पढ़ते। मैंने काफी टाइम हो गया न्यूज़पेपर देखा भी नहीं कैसा होता है। न्यूज़पेपर के एड्स वगैरह ये सारा, प्लस टारगेटिंग नहीं है उसके अंदर। यहाँ पे एडवांस टारगेटिंग मिल जाती है, एज ग्रुप टारगेट कर सकते हो आप मतलब मेल फीमेल टारगेट कर सकते हो आप, काफी इंडिविजुअल सारे लाइकिंग्स फिल्टर्स टारगेट हैं। करते हो। बहुत सारे फिल्टर्स होते हैं, तो कंपनीज को रिटर्न भी फिर उतना इफेक्टिवली मिलता है। तो पहले धीरे से चालू हुआ था ये, कंपनीज 10% डिजिटल में इन्वेस्ट करती थी, 90% उनकी ट्रेडिशनल मार्केटिंग के अंदर। आज ये सिलसिला ऐसा हो गया कि कंपनी सिर्फ 20% या 10% या 0% इन्वेस्ट करती है ट्रेडिशनल मार्केटिंग में, और उनका 100%, लाइक 70% to 100% इन्वेस्ट करती है ऑनलाइन मार्केटिंग के अंदर।
प्लस ग्लोबल टारगेटिंग मिलती है आपको, आप कहीं भी टारगेट किसी भी तरीके से कर सकते हो अपने टारगेट ऑडियंस को। बिल्कुल वर्ल्ड तो वाइड बहुत आप मतलब उसको फायदे तो प्रमोट इतने कर हैं, मैं सकते हैं। 1 घंटा आपको बता सकता हूँ कि वाई डिजिटल मार्केटिंग इज फार बेटर देन ट्रेडिशनल वंस। करेक्ट। अच्छा, डिजिटल हम लोग होते जा रहे हैं, पर इसमें काफी चीजें जैसे हम लोग देखते हैं साइबर क्राइम्स बढ़ते जा रहे हैं, फेक न्यूज़ेस जी के जो आप हम लोग इन रूटीन हम लोग देखते हैं न्यूज में, मीडिया में, टीवी चैनल्स पे फेक न्यूज और ये सब आता है। इवन हम लोग जी हमारे व्हाट्सएप पे जब भी ओपन करते हैं तो 10 मैसेज ऐसे से आते हैं जो कि वेरीफाइड नहीं है और हमें पता नहीं होता है, हम लोग उसको जस्ट जी फॉरवर्ड कर देते हैं। तो इससे कैसे जी बचा जाए? फेक न्यूज और साइबर जो सिक्योरिटी है, मतलब डिजिटल जो हम जी लोग ठगे जाते हैं। अगर आप बात करें जी कि हम लोग अगर कोई एप्लीकेशन यूज कर रहे हैं तो लोगों के अकाउंट से पैसा निकल जाता है, वो सब चीजें को कैसे रोका जाएगा? सर किस तरह ये से बच सकते इस वजह से होता है क्योंकि हम लोग अवेयरनेस से ज्यादा आगे बढ़ गए, हमारी अवेयरनेस उतनी डेवलप हुई नहीं। हैं? हेलो। हाँ, आवाज आ रही है शशांक जी? हाँ, अब आ रही है आवाज, बीच में ब्रेक हो गई थी आवाज। जी, ये सब इस वजह से हो रहा है क्योंकि हम अवेयर हुए नहीं है इतने, और हमें बहुत बड़ी चीजें हाथ में दे दी गई है। मतलब ये जो टेक्नोलॉजीज हम लोग यूज कर रहे हैं इसका मुझे एग्जांपल देने की जरूरत नहीं है कि किस लेवल पे फ्रॉड हो सकते हैं अगर हम लोग अवेयर नहीं है तो। फेक न्यूज किस लेवल के ऊपर आपस में डोमेस्टिक लेवल के ऊपर या नेशनल या इंटरनेशनल लेवल के ऊपर गलत भ्रम पैदा कर सकता है, दंगे करवा सकता है। इवन मतलब कई बड़े बड़े एग्जाम्पल्स है जहाँ पे कई सारी चीजें बिगड़ गई है या बहुत कुछ हो चुका है सिर्फ फेक न्यूज की वजह से, जस्ट बिकॉज हम लोग अवेयर नहीं है इस चीज से लेके। तो सबसे बड़ी बात है अवेयरनेस। आप जो आदमी फेक न्यूज फैला रहा है या जो आदमी आपके साथ फाइनेंशियल फ्रॉड कर रहा है ऑनलाइन या किसी भी तरह का फ्रॉड कर रहा है या मेजर साइबर क्राइम्स जो होते हैं जो हमारे आम लोगों के साथ होते हैं, वो आपसे समझदार नहीं है बिल्कुल भी। वो सिर्फ आपकी अज्ञानता का फायदा उठाता है। कोई आज की तारीख में सिक्योरिटी स्टैंडर्ड्स इतने अच्छे लेवल के ऊपर है कि आपके साथ कोई नॉर्मली टेक्निकल लेवल के ऊपर फ्रॉड नहीं कर सकता। किसी के पास जादू नहीं है, ऑब्वियसली होते हैं बट वो सिर्फ 10% होते हैं। जो हैकर्स होते हैं बड़े लेवल पे जो काम करते हैं वो आपको डोमेस्टिकली इफेक्ट नहीं करेंगे, उनके पास इतना ज्ञान है कि वो मिलियंस में कमाएंगे, फिर कुछ एक ऐसा बड़ा ऐसी बड़ी चीज करेंगे जिससे उनको मिलियंस मिलियंस मिले। वो छोटा मोटा 5-10 हज़ार रुपए चोरी करने के लिए आपको फोन नहीं करेंगे। वो बहुत छोटे दिमाग के लोग हैं, उनका करेक्ट। जो टेक्निकल स्टैंडर्ड है वो बहुत कम है। सिर्फ हम लोग अवेयर नहीं होते, इस वजह से हमारे साथ में ऐसा हो जाता है। सबसे जरूरी हमें अवेयर होना। हम फेक न्यूज फैला देते हैं, ऑब्वियसली हम लोग उस समय कल्प्रिट होते हैं, हम लोग भी उस समय सस्पेक्ट होते हैं साइबर क्राइम के, क्योंकि फेक न्यूज को स्प्रेड करना भी एक अपराध है। और आपको पता भी नहीं होता है कि वो न्यूज किस लेवल के ऊपर किस हद पे जाके कितना नुकसान कर सकती है समाज में, और अदरवाइज भी मतलब भय का माहौल क्रिएट हो सकता है। कोरोना के सिलसिले में आप देख रहे होंगे फेक न्यूज के कितने केसेस आ रहे हैं, हम्म। आपस में भाईचारा डिस्टर्ब होता है उन वजह से, और कई सारी चीजें होती है। मतलब ये सिर्फ हमारे अज्ञानता की वजह से होता है। साइबर क्रिमिनल कोई समझदार आदमी नहीं, वो मेरे हिसाब से दुनिया का सबसे बड़ा बेवकूफ आदमी है कि वो और कुछ नहीं कर पाया जो लोगों को अब बेवकूफ बनाने का काम कर रहा बिल्कुल बिल्कुल। तो दोस्तों, आप लोगों ने देखा कि किस तरह से हम लोग जो साइबर क्राइम है उसको हम ही रोक सकते हैं, हम ही उसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं उसको रोकने में। तो शशांक जी से काफ़ी चीज़ें हम लोगों ने सीखी कि साइबर क्राइम, जो लोग डर जाते हैं बिल्कुल कि ऐसा हो जाएगा, ऐप इस ऐप को यूज़ करेंगे तो वैसा हो जाएगा, पैसा निकल जाएगा, तो वो गलती हमारी ही होगी अगर कुछ होता है तो। क्योंकि एक्सपर्ट जो भी साइबर क्राइम कर रहा है वो कोई, शशांक जी ने बताया कि कोई बहुत बड़ा आदमी नहीं है या बहुत होशियार नहीं है, वो आपसे होशियार नहीं है। सिर्फ हमारी छोटी सी चूक ही हमें ले डूबती है। तो शशांक जी, बहुत अच्छा लगा। और लोगों को मैं हमारे व्यूवर्स को बता दूं एक बार में कि शशांक जी ने अपना जो बिजनेस है मात्र 5,000 रुपए से स्टार्ट किया था और आज के समय में 10 करोड़ के टर्नओवर वाली कंपनी बन चुकी है। तो ये बहुत ही अच्छी बात है शशांक जी के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद शशांक जी आपको। और इंदौर के लिए भी बहुत बड़ी बात है कि आपकी जो कंपनी है वो इंदौर में काम कर रही है। इसी से मुझे एक क्वेश्चन याद आया कि आपको ऐसा क्यों नहीं लगा कि आप अपनी जो कंपनी है वो मुंबई या पुणे या कहीं आप बैंगलोर, हैदराबाद कहीं वहां ओपन करें? आपने इंदौर ही क्यों चुना उसके लिए? है। इंदौर घर है सबसे पहली चीज। एक कॉन्फिडेंस लेवल अलग होता है घर में काम करने का, शहर में काम करने का। इंदौर में 30 साल हो गए रहते हुए, आप बहुत हम्म। कंफर्टेबल एनवायरनमेंट में काम करते हो, प्लस आपका समय बहुत बचता है, परिवार के साथ में रहते हो, आपको कई सारी चीजें ऐसी होती है, एक मोरल सपोर्ट होता है, एक फैसिलिटेशन वाली चीज होती है, कॉन्फिडेंस होता है जो आपको घर में रह के मिलता है।
ऐसा नहीं है कि आप मुंबई में काम नहीं कर सकते या बैंगलोर पुणे में काम नहीं कर सकते। वहां पे काम करने के अपने तरीके, हम लोगों ने ट्राई भी किया था बैंगलोर में काम करना, अनफॉर्चुनेटली वो हमारे लिए सक्सेसफुल नहीं हो पाया बिकॉज ऑफ सेवरल अदर फैक्टर्स, कई सारी चीजें। बट इंदौर में ऐसा कुछ भी नहीं है जो कि लैक करता है कि आप इंदौर में काम नहीं कर सकते, जबकि बड़ी बड़ी कंपनीज ने इंदौर को अपना टेस्ट मार्केट बनाया है। इंदौर स्टार्टअप्स और टेस्ट मार्केट के लिए सबसे बेस्ट प्लेस मानी जाती है। रेडियो मिर्ची इंदौर से चालू हुआ था, इंदौर को चुना गया था सबसे पहले टेस्ट मार्केट के लिए। और भी कई सारी बड़ी कंपनीज है जो टीयर 2 सिटीज के अंदर इंदौर को ही अपना टेस्ट मार्केट बनाती है, और उसी को बेसलाइन लेके टीयर 1 और टीयर 3 को भी टारगेट करती है। इंदौर में वो सब चीजें हैं। मैं नहीं मानता कि आपको कहीं दूसरे बड़े शहर में जाना जरूरी है या मजबूरी है अगर आपको आपका बिजनेस चलाना है। मेरे हिसाब से इंदौर आपको वो सारे फायदे और उन नुकसानों से बचा सकता है जो बड़े शहर में जाने से आपको मिलेंगे। तो शशांक जी, आप मुझे और भी बताएं कि आपका जैसे परफ्यूमरी का एक और बिजनेस है, मुझे पता है, तो उसके जी, बारे में आप थोड़ा बताएं हमारे व्यूवर्स को कि वो क्या परफ्यूम प्रोडक्ट है हमेशा और से एक किस। हॉबी हॉबी जैसा रहा है मेरा बचपन से। बचपन में जब परफ्यूम नहीं खरीद पाते थे तो अगरबत्तियों का शौक पाला करते थे। डब्बा डब्बा भर के अगरबत्तियां होती थी मेरे पास, में दिन भर जलाते थे। तो ऑब्वियसली स्मेल एक एक सेंस है अपना, एक स्मेल। और मेरे हिसाब से ऐसा कोई भी आदमी नहीं होगा जिसे परफ्यूम्स पसंद नहीं है, जिसे खुशबू पसंद नहीं है। गिने बिल्कुल चुने ऐसे लोग बिल्कुल होते हैं बिल्कुल। जिन्हें स्ट्रॉन्ग स्मेल होती है तो उनका सर दुखने लगता है, बट फिर भी वो माइल्ड स्मेल्स को पसंद करते हैं। पसंद करते तो हैं। दो चीजें हो गई थी, एक तो ये चीज की मेरी हॉबी रही है शुरू से। दूसरी ये कि टारगेट ऑडियंस बहुत बड़ा है इसका। आप हर कोई आपका टारगेट ऑडियंस, लड़की लड़का बच्चे बूढ़े, हर कोई आपका टारगेट ऑडियंस। कोई भी ऐसा नहीं है जिसको परफ्यूम्स पसंद नहीं। तीसरी चीज, इंडियन मार्केट के अंदर एक बहुत बड़ा वैक्यूम था। अपने यहाँ पे नीश परफ्यूमरी के बारे में कोई जानता नहीं है, कोई समझता नहीं है। सो मैं थोड़ा सा बता देता हूँ हाँ इसके बारे में। बिल्कुल बिल्कुल, आप बताइए। दो चीजें होती है, एक होता है डिजाइनर परफ्यूम्स, एक होता है नीश परफ्यूम्स। डिजाइनर परफ्यूम्स वो परफ्यूम्स होते हैं जो कि कंपनीज किसी परफ्यूमरी को हायर करती है और अपने परफ्यूम बनवाती है। इसमें मेजरली सिंथेटिक आइटम्स होते हैं क्योंकि उनको रिपीटेडली इसके प्रोडक्शन की जरूरत पड़ती है सेम परफ्यूम। सो फॉर एग्जांपल आप वर्साचे का कोई भी परफ्यूम ले लीजिए, इरोस ले लीजिए, या कोई भी परफ्यूम, ये डिजाइनर परफ्यूम्स है। वर्साचे ये परफ्यूम्स खुद नहीं बनाता है, ये किसी परफ्यूमरी को हायर करता है। दुनिया में कोई भी हो सकती है, आपको पता भी नहीं चलेगा किस परफ्यूमरी ने बनाया। वो पैकेजिंग करके अपना ब्रांड लगा के उसको सेल करता है। फिर होते हैं नीश परफ्यूम्स। नीश परफ्यूम्स वो परफ्यूमरीज होती है या वो ब्रांड्स होते हैं जिनका काम है सिर्फ परफ्यूम्स बनाना, जो ट्रेडिशनली सिर्फ परफ्यूम्स ही बनाते आ रहे हैं। कोई भी नीश परफ्यूम आपको 15 से 25 हजार रुपए के नीचे कभी नहीं मिलेगा। 15 हजार में बात कर रहा हूँ गिने चुने नीश परफ्यूम जो सस्ते वाले हैं। अच्छा नीश परफ्यूम्स लेने जाएंगे कम से कम 25 हजार रुपए फॉर 30 ml टू 50 ml बॉटल। एंड इट मे रेंज अप टू 2 2 लाख 3 लाख रुपए, जनरल बात कर रहा हूँ। फिर एक्सेप्शनल केसेस में जाएंगे तो 10 लाख 15 लाख के भी परफ्यूम्स आते हैं। ये होते हैं नीश परफ्यूम्स। अपने यहाँ पे नीश परफ्यूम्स मिलते नहीं है। आप लेने भी जाएंगे तो आपको प्राइसिंग बहुत हाई मिलेगी। अदरवाइज जो लोग जानते हैं इन सब चीजों के बारे में, जो फॉरेन ट्रेवल करते हैं, बाहर जाते हैं, वो वहां से लेके आते हैं एयरपोर्ट्स वगैरह से। बट वंस इन ए वाइल बाय होती है सारी। 40 हजार रुपए का परफ्यूम आप ऐसे तो कभी खरीदोगे नहीं मिली। नहीं। इनके ब्रांड्स होते हैं क्रीड, किलियान, क्लाइव क्रिश्चियन, टॉम फोर्ड, ये सब नीश परफ्यूमरीज है। इनके परफ्यूम्स इतने बढ़िया होते हैं ना, आप एकदम गहरी सांस लेके इनको सूंघ सकते हो और एंजॉय कर सकते हो। आप सिंथेटिक परफ्यूम्स जो हम लोग नॉर्मली यूज करते हैं, आप इनको गहरी सांस लेके सूंघोगे आपको सर चढ़ नहीं कर जाएगा। सकते। आपको वो फ्रेग्रेंस या जो स्मेल का सेंस है उसको आप इंजॉय नहीं कर पाओगे। मतलब बहुत ऑर्गेस्मेटिक फीलिंग होती है इन परफ्यूम्स का स्मेल का, बहुत डिफरेंट काइंड ऑफ फ्रेग्रेंसेज होती है। हम लोग वो परफ्यूम्स लेके आए, प्लस हम लोग उनको बहुत अफोर्डेबल कॉस्ट में लेके आए, क्योंकि हम लोगों ने जस्ट बिकॉज मेरी हॉबी रही है, मैंने बहुत पढ़ाई करी इन सब चीजों के बारे में। मैंने ऑलमोस्ट पूरी केमिस्ट्री पढ़ ली थी जब ये बिजनेस चालू किया था। तो हम लोगों ने उन फ्रेग्रेंसेस को रेप्लिकेट किया है। फॉर एग्जांपल किलियान के परफ्यूम्स आते हैं, टॉम फोर्ड के परफ्यूम्स आते हैं, हमारे पास वो सारे परफ्यूम्स हैं, बट एक बहुत अफोर्डेबल कॉस्ट में। हमने उनको ऑयल फॉर्मेट में बनाया है, ना कि स्प्रे फॉर्मेट में, क्योंकि वो अल्कोहल फ्री हो सकते हैं। प्लस उसके अंदर एल्यूमिनियम सल्फेट नहीं होता है, जो कि कैंसर एजेंट होता है, और हर परफ्यूमरी उसका यूज करती है जस्ट बिकॉज वो स्किन के ऊपर ज्यादा देर तक स्टे कर सके। बट वो आपकी स्किन के पोर्स को लॉक करता है, स्किन के अंदर जाता है और वो आपके लिए पॉइजनस होता है। एल्यूमिनियम सल्फेट हमें के मतलब एल्यूमिनियम सल्फेट वाले जो परफ्यूम्स होते हैं हमें नहीं यूज करने चाहिए, जो मेजरली हर परफ्यूमरी डालती है अपने परफ्यूम्स के डालती अंदर। आप जितने परफ्यूम्स यूज करते होंगे, बड़े से बड़ा वर्साचे वर्साचे डनहिल, बर्बरी, सब में एल्यूमिनियम सल्फेट का इस्तेमाल होता है। निविया वगैरह जो होते हैं वो इतना स्टे इसीलिए कर पाते हैं क्योंकि उसमें एल्यूमिनियम सल्फेट होता एक हमारे व्यूअर हैं मिस्टर मोहित, आपसे कुछ पूछना चाह रहे हैं। वो जानना चाह रहे हैं कि शशांक जी की जो हॉबीज हैं, शायद कुकिंग और बाइकिंग में भी उन्होंने कहीं देखा है आपको, आपके शायद फेसबुक अकाउंट पे, तो वो जानना चाह रहे हैं कि उसके बारे में आप बताइए। कुकिंग का भी शौक रखते हैं आप? है। हाँ जी, कुकिंग का भी शौक रखते हैं। अरे वाह! तो
तो समय मिल जाता है आपको कुकिंग के लिए, या अपने लिए ऑफिस कभी में कभी? कुक, ऑफिस में ही कुक करता हूँ मैं। आपके ऑफिस के बारे में बताइए। ऑफिस सेटअप का मैंने सुना है कि बहुत ही यूनिक सेटअप है ऑफिस का, कुछ काफी सारी फैसिलिटीज आपने अपने एम्प्लॉयज के लिए वहाँ रखी हुई हैं। जी तो वो कुछ हमें आप शॉर्ट में आप बताइए। देखिए, मेरे मेरे लिए मेरी टीम सब कुछ है, मतलब एनीथिंग फॉर द टीम। जो लोग जिनके साथ में हम लोग काम करते हैं, वो कभी एम्प्लॉयज नहीं रहे मेरे, हमेशा मेरी टीम रही है। हम लोगों ने सबने साथ में मिलकर काम किया। मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ, दैट एवरी वन ऑफ अस इज एज इम्पोर्टेंट एज ईच वन ऑफ अस। हर कोई अपना काम, हर किसी मेरा मतलब मेरा जो हाउसकीपिंग वाला है उनका काम भी उतना ही जरूरी है जितना मेरा काम है। मैं ऑफिस जाऊंगा, मुझे पानी टाइम पे नहीं मिलेगा, चाय टाइम पे नहीं मिलेगी, मेरी डेस्क साफ नहीं मिलेगी, मेरा काम करने का मन नहीं लगेगा, मैं यूजलेस हो जाऊंगा, मेरी प्रोडक्टिविटी डाउन हो जाएगी। तो एवरी वन ऑफ अस इज एज इम्पोर्टेंट एज ईच वन ऑफ अस। सो ये कंसेप्ट होता है हमारा। प्लस मेरी टीम बहुत औसम है। मेरे मतलब जितने भी लोग हम लोग साथ में काम करते हैं, सब लोग बहुत डेडिकेटेडली काम करते हैं, बहुत दिल लगा के काम करते हैं। और मतलब देखो, अकेले बंदे से कभी कुछ नहीं हो सकता। मैं आप अभी आप मेरी बात कर रहे हैं, मुझसे बात कर रहे हैं, मेरे हिसाब से मेरी पूरी टीम होनी चाहिए मेरे साथ में, क्योंकि उनकी बदौलत बिल्कुल ये हम सब लोग चीजें प्लान हो पाती करेंगे। है और मैं कर हम पाता बिल्कुल हूँ। प्लान करेंगे। इंदौर इन्फो बिल्कुल आपके ऑफिस में आएगा, पूरी टीम के साथ बात करेगा। बिल्कुल हम आगे बिल्कुल डिस्कशन बिल्कुल, करेंगे। कभी भी कभी भी। तो तो टीम क्या क्या बहुत मायने फैसिलिटीज? रख जाती हाँ है। जी। हमारे यहाँ पे 3 डॉग्स हैं, एक कैट है, और आपको जिम है। पेट्स का भी बहुत शौक है आपको? हाँ, पेट्स का काफी शौक है। बचपन से घर में डॉग था, खैर वो रहा नहीं है। और अब घर में थोड़ा ध्यान रखने वाला भी कोई नहीं होता है, उनका ख्याल बहुत रखना पड़ता है। तो ऑफिस में फिर हमने 3 रख लिए, मतलब 2 रखे थे, फिर उनके बेबीज हुए, तो 10 बेबी हुए थे, उनमें से एक हमने रख लिया, तो वो 3 हो गए अब। और फिर एक कैट भी है हमारे यहाँ पे, जो ऑफिस में अंदर ही रहती है, घूमती रहती है इधर से उधर, सबका मन लगा रहता है। ओके। अच्छा लगता है, थोड़ा सा प्लेफुल एनवायरनमेंट रहता है। जिम है ऑफिस में, एक फुल फ्लेश्ड जिम है, अरे वाह, फिटनेस सेंटर है, स्पीकर सिस्टम्स बड़े बड़े, मतलब जो हम सबसे बड़े मिल सकते थे बाजार में, वो वाले लेके रखे। बहुत बढ़िया। और 75 तो इंच टीवी स्क्रीन लगी हुई है सब जगह। मैं समझता हूँ कि आपकी टीम तो डेफिनेटली मिस कर रही होगी ऑफिस को, क्योंकि वो उनको घर पे इतना मजा नहीं आ रहा होगा काम करने में जितना ऑफिस में वो एंजॉय करते थे। जी बिल्कुल। फुल फ्लेज किचन है, तो जिसको जो बनाना है खाए बनाए, वहां पे कोई दिक्कत नहीं है। प्लस एनवायरनमेंट बहुत कंफर्टेबल होता है, टाइमिंग इश्यूज नहीं होते हैं किसी को। मतलब हमारे यहाँ पे सुबह 9 बजे से लेके 11 11:30 बजे तक लोग आते रहते हैं, और 6 बजे से लेके 9 बजे तक जाते रहते हैं। ऐसा कोई फिक्स टाइमिंग नहीं है। कई लोग फिर 10 11 बजे भी जाते हैं जो लेट आते हैं। इवन वर्क फ्रॉम होम भी अवेलेबल होता है। कई सारे हमारी टीम से जो कभी ऑफिस नहीं आते, वो हमेशा वर्क फ्रॉम होम ही काम करते हैं। इवन मेरे सबसे सीनियर लोग जो है टीम के, मतलब जो आप कह सकते हैं पूरी कंपनी चलाते हैं, वो लोग वर्क फ्रॉम होम ही काम करते हैं। ओके। बहुत ही अच्छी फैसिलिटीज आपने दे रखी हैं अपनी टीम को, तो बहुत ही अच्छा लगा ये सब सुनकर। अब उनकी वजह से बहुत सब कुछ है, तो उनके लिए कोई कमी नहीं है। उनके लिए कमी नहीं। बहुत ही अच्छा विजन है, बहुत ही अच्छी सोच है आपकी, और आप ऐसे ही सफल होते जाइए अपने सभी कामों में। अभी बिल्कुल, एक चीज मुझे शशांक धन्यवाद। जी आपसे पूछनी थी कि आप मुझे थोड़ा सा जो आपका जो एक और बिजनेस है, एक एक्वाफोनिक फार्मिंग्स का, वो आप थोड़ा बताइए, जी क्योंकि हमारे इंदौर में मैंने पहली बार ये सुना कि ये बिजनेस भी एग्जिस्ट करता है। सुना नहीं कि हमारे वहाँ कोई ऐसा बिजनेस भी है। तो वो आप मुझे बताइए, आप हमारे व्यूवर्स देखना जी, चाहते हैं। एक्वाफोनिक्स फार्मिंग बेसिकली ये एक, मान के चलिए, 2 चीजों का मिश्रण होता है ये। एक होता है हाइड्रोफोनिक्स और एक होता है एक्वाकल्चर। हाइड्रोफोनिक्स के बारे में कई लोगों ने सुना होगा। सॉइल लेस फार्मिंग बोलते हैं इसको। पानी पानी के थ्रू फार्मिंग होती है। इसके अंदर पाइप्स वगैरह होते हैं या टनल्स होती है छोटी छोटी प्लास्टिक की, उसमें पौधों को डाल दिया जाता है, जड़ें पानी के कांटेक्ट पर रहती है, पानी फ्लो करता है और प्लांट्स ग्रो होते हैं। उसमें पानी के अंदर न्यूट्रिशंस को मिलाया जाता है जो प्लांट्स को चाहिए, एनपीके। तो एनपीके पानी के अंदर मिलाया जाता है, जिसकी वजह से वो प्लांट्स ग्रो होते हैं। काफी अच्छा होता है। इसको ऑर्गेनिक से भी एक लेवल आगे माना गया है, क्योंकि सारे नेचुरल एलिमेंट्स के थ्रू होता है। काफी बहुत मतलब काफी फ्रेश और लीफी वेजिटेबल्स उसके अंदर काफी अच्छे से होती है। उनका नॉर्मल क्वालिटी स्टैंडर्ड्स भी काफी हाई होते हैं। दूसरा सेगमेंट होता है एक्वाकल्चर, जिसको फिश फार्मिंग बोलते हैं हम लोग। तो एक्वाफोनिक्स इज बेसिकली द मिक्सचर ऑफ बोथ, क्योंकि फिशेस जो वेस्ट प्रोड्यूस करती है, वो ही हाइड्रोफोनिक्स के पानी का न्यूट्रिशन होता है। तो आपका, ओके। अगर आप फिश का पानी हाइड्रोफोनिक्स को फीड करते हैं, आपकी न्यूट्रिशन जो आपको अदरवाइज हाइड्रोफोनिक्स में एनपीके डालना पड़ता, उसकी कॉस्ट आपकी पूरी सेव हो जाती है, जो कि ऑलमोस्ट 50% होती है। तो आप हाइड्रोफोनिक्स जो फार्मिंग करेंगे, उसकी कॉस्ट आपकी 50% कम हो जाएगी, जो कि एक मेजर कॉस्ट होती है हाइड्रोफोनिक्स की। अदरवाइज सिर्फ आपको सीड की कॉस्ट लगती है, आपको पानी तो ठीक है मिल ही जाएगा, तो आपको बिल्कुल। डालना उसमें सिर्फ एनपीके होता है, तो आपकी वो पूरी कॉस्ट सेव हो जाती है, जो कि ऑलमोस्ट ऑल व्हाट इट टेक्स इन हाइड्रोफोनिक्स।
हम्म। तो इस वजह से ये बहुत कॉस्ट इफेक्टिव हो जाता है, प्लस आपको फिशेस का जो प्रोडक्शन मिल रहा है वो तो मिल ही रहा है। तो हम लोगों ने जो फिश का एक्वाकल्चर डाला है वो भी आरएएस टेक्नोलॉजी पे डाला है, जिसको बोलते हैं रीसर्कुलेटरी एक्वाकल्चर सिस्टम। हमारा प्लांट इंडिया का सबसे बड़ा प्लांट है अभी आरएएस का, जो कि 8 लाख लीटर बाद पानी पे काम करता है। और हम लोग करीबन 100 to 110 टन्स ऑफ फिशेस प्रोड्यूस कर देंगे सिर्फ 30,000 स्क्वायर फीट लैंड स्पेस के अंदर, जिसको अदरवाइज 15 एकड़ का तालाब चाहिए होता है प्रोडक्शन के लिए। उसके अलावा 8 लाख लीटर पानी से हम लोग 70,000 पौधे प्रोड्यूस कर सकते हैं। मतलब उसमें ऑप्टिमम कैपेसिटी के ऊपर अगर हम लोग पूरा पानी अगर पौधों के थ्रू फ्लोट करें तो हम लोग 70,000 पौधों की फार्मिंग कर सकते हैं उससे, उसी पानी के थ्रू, विदाउट एनी एक्स्ट्रा कॉस्ट, हर ओके। 45वें दिन। तो उसके अंदर जो वेजिटेबल्स होती है उनका नॉर्मली 45 to 60 डेज का साइकिल होता था। हर 45वें दिन हम लोग 70,000 पौधे प्रोड्यूस करेंगे, और हर 8वें महीने हम लोग 100 टन मछलियां, जिनकी एवरेज वैल्यू, मार्केट वैल्यू देखें अगर आप पौधों को हटा भी जैसे मछलियों की देखें तो वो 2 से 3 करोड़ होती है। तो अच्छा, बहुत ही जो हर ऑप्टिमम 8 महीने में बिजनेस मॉडल, आपको मिलेगी। हर 8 महीने में मिल जाए। हम्म। बहुत तो ऑप्टिमम बिजनेस मॉडल है ये इसका, बस कॉन्सेप्ट अभी, अवेयरनेस नहीं है जैसे अभी कि काफी लोगों को पता नहीं है। और ये आप मुझे कि ये ये कॉन्सेप्ट इसराइल कैसे का आपने मतलब टेक्नोलॉजी है बनाया? बेसिकली। ओके। बस जैसे अभी मैंने शायद 12 बिजनेस प्लान्स बना के रखे हुए हैं लॉकडाउन के दौरान। तो ऐसे अच्छा। फ्री टाइम जब मिलता है आप फितूर पालते हो, नया नया कुछ ढूंढते रहते हो, देखते ये तो रहते हो। बहुत ही तो अच्छी बस उसी दौरान मुझे ये मिल गया था। नहीं नहीं, देखिए देखिए, आपने बताया कि बहुत सारे बिजनेस प्लान्स बनाए रखे हैं, तो मैं आप सबको बताना चाहूंगा कि बिजनेस प्लान बनाना और उस पर अमल करना, बिकॉज क्या है कि आज शशांक जी जिस पोजीशन पे हैं, अपने जितने भी विजन उन्होंने उन्होंने उनका जो 14 साल पहले उन्होंने सोचा था डिजिटल मार्केटिंग को लेके, तो आज उनको लगा कि हाँ सही समय, और उस समय उनका पैशन भी था चूंकि। तो बहुत जरूरी है जिस काम को आप करना चाहते हैं उसमें आप लगे रहें, उसमें आप मन लगा के काम करें, तो डेफिनेटली आपको सफलता मिलेगी। तो शशांक जी, बहुत एग्जीक्यूशन ऐसी उम्मीद है जरूरी हमें होता कि है, एग्जीक्यूशन इज वेरी बिल्कुल कि इंपॉर्टेंट। आपके सभी प्लान सफल हों और आप बिल्कुल बहुत बहुत सभी धन्यवाद। ऊंचाइयों को छुएं। और बहुत ही अच्छा लगा आपसे सारी डिटेल लेके। अच्छा, आप इन सब चीजों के अलावा भी कुछ हॉबीज रखते हैं, कुछ और पसंद करते हैं? अभी मैंने एक कमेंट पढ़ा आपका, किसी ने किया है कि आपको बाइक्स का बहुत शौक है, ऑफ रोडिंग और बाइक्स का आपने कुछ बताया जी, अपने दर्शकों को। मेरे हिसाब से बाइक्स का तो हर लड़के को शौक होता है, हर किसी का सपना होता है बचपन में कि सुपर बाइक चलाएंगे या बड़ी गाड़ियां रखेंगे। बस मेरा भी ऐसे ही कुछ सपने थे, भगवान की दया से जो पूरे हुए और हो रहे हैं, उम्मीद करते हैं आगे भी होते जाएंगे। तो चलो, सुपर बहुत बाइक्स अच्छी मैंने बात है। शायद बहुत अर्ली एज में ही, मतलब 2009-2010 में ही ले ली थी। फिर बस वो सिलसिला चलता रहा, एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी। फिर ऑफ रोडिंग के अंदर भी जीप्स वगैरह, ये वो, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा। और अच्छा लगता है, मजा आता है। देखिए हॉबी सिर्फ हॉबी नहीं होती है, ऐसा नहीं है कि आप शौक है या एक हॉबी होती है मूवी देखना, वहां पे दूसरे लोग काम कर रहे हैं, आप जाके बैठ गए, आप उनका काम एंजॉय कर रहे हैं सिर्फ। ठीक है, ये हॉबीज ऐसी होती है जिसमें आपको काम करना है, आप सीख रहे हैं चीजें। देखिए हर स्पोर्ट, हर अलग तरह की हॉबी के अंदर काफी कुछ सीखने का होता है। जैसे परफ्यूमरी के बारे में मैंने आपको बताया, आप या तो परफ्यूम, हर बहुत लोगों का शौक हो सकता है, लोग सूंघते हैं अच्छा लगता है उन्हें, वो परफ्यूम्स कलेक्ट करने लगते हैं, उनके बारे में पढ़ाई बिल्कुल कोई नहीं बिल्कुल। करता है। क्योंकि अगर आपको किसी चीज में इंटरेस्ट है, किसी चीज का शौक है, उनके बारे में पढ़ाई कीजिए, वो बहुत जरूरी। क्योंकि एक तो वो आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग होगा, दूसरा आपको पता नहीं उनसे आपको क्या क्या चीजें ऐसी सीखने को मिल सकती है जो आपको लाइफ में कहाँ कहाँ काम में आएगी। ऑफ रोडिंग में आपको इतना कुछ सीखने को मिलता है। आप फिलोसॉफिकल लेवल पे चले जाए तो ऑब्स्टिकल्स क्रॉस करना होता है। आपको नदी आ गई है सामने, आपको नदी पार करनी है, या तो आप पलट के आ जाएंगे, पर आप थोड़ा सा कैलकुलेशन लगाइए, थोड़ा सा दिमाग लगाइए, अपनी गाड़ी की कैपेबिलिटीज को समझिए, आप नदी के पानी के फ्लो को समझिए, आप देखिए आपको कौन से गियर में जाना है, आपको मतलब आपको 4 व्हील ड्राइव एंगेज करना है, हाई रेशो में करना है, लो रेशो में करना है। आप टेक्निकलिटीज को समझिए, जानिए और फिर उसको खेलिए, एक स्पोर्ट है। या तो दूसरा, आपके पास बहुत पैसा है, आप जीप खरीदिए और तोड़िए जाके, एसिलेटर दबाइए, घुसा दीजिए, डूब गई तो वापस तोड़ ताड़ के वापस सही लेके आ बात जाइए। तो है। आप उस समय क्या कर रहे हैं, आप उस समय गाड़ी को एंजॉय कर रहे हैं। ठीक है, सही बात है। आप सीख नहीं रहे, आप समझ नहीं रहे। अपनी हॉबीज को सीखना, समझना, उनकी टेक्निकलिटीज के अंदर घुसना, आपको इतना कुछ सीखने को मिल सकता है, इतना कुछ सीखने को मिल सकता है। आप कुकिंग भी इसी तरीके से, एक कहने को एक हॉबी है, बट इतनी टेक्निकलिटीज हो सकती है उसके अंदर, आप उसको उस तरीके से देखिए। एस्ट्रोलॉजी भी पढ़ी मैंने, हम लोग देखते थे, पंडित ने बता, क्यूरियोसिटी होती है कैसे बता दिया। आपको एस्ट्रोलॉजर के पास जाना हर किसी को पसंद है। कोई भी बोला, अच्छा पंडित मिला क्या भाई, मेरी भी दिखा दे, मेरी भी दिखा हाँ दे, मेरी भी बिल्कुल, दिखा दे। सबको अपना कोई भविष्य पढ़ना नहीं जानने का चाहेगा शौक कि यार, है। हाँ, पर कोई पढ़ाई नहीं करना चाहेगा उस बारे में, कोई जानना नहीं चाहेगा क्यों, कैसे। क्यों? अब मैंने एस्ट्रोलॉजी पढ़ी, मैंने जाना इतनी सारी चीजें ऐसी है जो गलत बताई जाती है, जो एग्जिस्ट नहीं करती।
मतलब वो छोटा सा एग्जांपल देता हूँ आपको, शादी का जिक्र नहीं है। भृगु पाराशर ने जो भृगु संहिता लिखी थी, जिसके अंदर मतलब जो एस्ट्रोलॉजी का, वैदिक एस्ट्रोलॉजी की फर्स्ट बुक है या फर्स्ट श्लोक जो लिखे थे, उसमें शादी का जिक्र नहीं है। आज हर आदमी पंडित के पास जाके पूछते भैया शादी कब होगी, वो बता देता आपको। मांगलिक होने का जिक्र नहीं है उसके अंदर। ये सब बाद में थ्योरीज आई हैं, अब वो भी आप समझ सकते हैं कि क्यों आई है। आज पंडित शादी के बारे में बता रहे हैं, कैसे बता रहे हैं, इनिशियल बुक्स में तो लिटरेचर में मेंशन है नहीं उनका। आप इस तरीके से बेवकूफ बनने से भी बच सकते हैं बेसिकली, मतलब बिल्कुल सही आप थोड़ा सा खुद नॉलेज। से जानेंगे, खुद से समझेंगे। तो और कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, कोई बहुत बड़ा साइंस नहीं है, 10-12 दिन का खेल है। आज की तारीख में हर चीज अवेलेबल है, बुक्स अवेलेबल है, ऑनलाइन वीडियोस अवेलेबल है, ट्यूटोरियल्स अवेलेबल है। मेरे हिसाब से कुछ भी ऐसा नहीं है जो कि आप नहीं सीख सकते। रॉकेट बनाना सीखना है, उसका भी ट्यूटोरियल अवेलेबल है। मतलब हर बिल्कुल चीज सही है, कोई बात है। रॉकेट साइंस भी, अब रॉकेट साइंस नहीं बच्चे, आप पढ़ सकते हैं, मतलब उसको सीख सकते हम्म। एक मिस्टर मोहित जी पूछ रहे हैं कि आप अपने सबसे फास्ट फ्रेंड जो है कुतुब जी, उनके बारे में कुछ बताइए। हैं। उनका निकनेम बोलते हैं हम, नहीं फंसेगी मेरी गाड़ी, मेरा नाम है कुतुब काजी। अच्छा। मतलब ये ऑफ रोडिंग के फ्रेंड है आपके, ऐसा? जी, उनकी गाड़ी कभी फंसती नहीं है, और जिनकी गाड़ियां फंसती है वो उनकी गाड़ियां वही निकालते हैं। हमारे अच्छा। सेक्टर में शायद सबसे ज्यादा शौकिया, और शौक के लेवल के ऊपर भी सबसे एक्सपीरियंस्ड और सबसे ज्यादा शौकीन, और टेक्निकल लेवल के ऊपर भी सबसे ज्यादा तजुर्बेकार वही है। मतलब हम लोग काफी कुछ सीखते हैं उनसे और उनको फॉलो करते हैं। मैंने एक बात तो शशांक जी आपसे सीखी और मैंने समझी कि हर चीज को सीखना बहुत जरूरी है, और उससे नॉलेज, हर किसी में नॉलेज है, सभी से अपना नॉलेज गेन करना देखो, बहुत जिंदे जरूरी है। लोग बोलते हैं मुझे ये बचने सीखना वाला है, मुझे काम वो लगता है। सीखना है, मुझे वो कोचिंग क्लास ज्वाइन करना है, मुझे वो कोचिंग क्लास, मैंने ये डिग्री, मेरे पास डिग्री नहीं है, मैं 12th पास हूँ। आपको अगर कुछ सीखना है ना, तो सीखना सीखो। आप बस ये सीख लो कि किसी चीज को सीखा कैसे जाता है, एंड यू आर थ्रू। आप कुछ भी कर सकते हो। आप मतलब अलग अलग बिजनेस सेगमेंट्स के अंदर एक्सपर्टाइज हासिल करके आप ऐसी चीजें कर सकते हो जो आपके देश में किसी ने नहीं करी, या शायद दुनिया में भी किसी ने नहीं करी। आपको कुछ सीखना है तो सिर्फ सीखना सीख लो। स्कूल कॉलेज में हर किसी को यही सिखाना चाहिए कि बॉस, नई चीजों को सीखा कैसे जाता है, ग्रेस्प कैसे किया जाता है। सोचने का तरीका बदलो कि आप नई चीजों को सीख पाओ। और वो आप सीखने डिपेंडेंट मत रहो कि मुझे वो पैशन भी सिखाएगा, होना या मुझे चाहिए। कॉलेज में पढ़ाया नहीं, मेरे सिलेबस में नहीं था। मतलब पचासों एक्सक्यूज होते हैं हर किसी के पास में, हर आदमी दूसरे के ऊपर डालना चाहता है एक्सक्यूज, सबसे पहले ढूंढ के लाता है। आप ऐसा कुछ भी नहीं है जो नहीं सीख सकते हो, आपको बस सीखना सीखना है और कुछ भी नहीं सीखना है। वंस यू लर्न हाउ टू लर्न, और उसका एक नया पहलू आता है। आपको जो ऑलरेडी पढ़ा दिया गया है, जो आपको सीख चुके हैं ऑलरेडी, उसमें ऐसा बोलते हैं, यू शुड नो हाउ टू लर्न, अनलर्न एंड रीलर्न। आपने कुछ सीखा, उसको पकड़ के मत बैठो, उसको अनलर्न करो, उसको रीलर्न करो। हो सकता है वो गलत हो सकता है उसके अंदर कुछ नए पेच आए, उसको मैनिपुलेट किया जा सके। उसके अंदर बहुत सारी नई, आजकल टेक्नोलॉजीज और हर चीजें बदलती है। बदलती दुनिया में हम लोग फटाफट फटाफट चीजें चेंज होती है। थंब रूल लेके पकड़ेंगे तो नहीं काम चलेगा। यू काफी शुड नो चीजें हाउ टू चेंज हो रही लर्न, है, और अनलर्न नई एंड रीलर्न। नई चीजें आ रही है। काफी चीजें नई हम लोग डेली हमारे रूटीन लाइफ में हर चीज देखते में हैं, नया नई चीजें है, ऐड होती हर जा रही हैं। चीज में हमारे जीने के तरीके बदल रहे हैं, हमारे चीजों को इस्तेमाल करने के तरीके बदल रहे हैं, सब चीज बदल रही है, हमारा सोच बदल रही है, सब चीज बदल रही है। बिल्कुल सही। तो हम अगर सिर्फ वही बन के बैठ जाएंगे जो हम हैं आज की तारीख में, और कल के दिनों में आते हुए, कल के मतलब कई सालों में आते हुए, वही आदमी अच्छे से सरवाइव करेगा और फ्लरिश करेगा, जो बदलाव के साथ जी सके, जो अपने आप को बदल सके, जो लर्न कर सके, रीलर्न कर सके, और जो अनलर्न करना है उसको अनलर्न कर सके। दुनिया बहुत जल्दी बदल रही है। हमारी जनरेशन, हमारे दादाजी से बात करेंगे आप, या आपके फादर से बात करेंगे, उनकी जनरेशन में चीजें इतनी जल्दी नहीं बदलती थी। हमारे यहाँ पे हर 10 साल में, 10 साल पहले देखिए ये पॉसिबल नहीं था कि हम लोग इस तरीके से बात करें। बिल्कुल बिल्कुल। हर 10 साल में सब चीजें बदलने वाली, सब चीजें बदलने वाली। आपको उसके साथ में आगे बढ़ना ही होगा, और वो आप जब तक नहीं कर सकते जब तक आप सीखना नहीं सीखेंगे। बिल्कुल सही। और इसको अपॉर्चुनिटी के रूप में देखिए। ट्रेडिशनल बिजनेसेस नहीं चलने वाले, ये आपके लिए अपॉर्चुनिटी है, आप क्रिएट करिए नए बिजनेसेस। बिल्कुल सही कहा आपने। तो शशांक जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके, काफी कुछ सीखने को ये मिला। हमें भी। और हम लोग चाहते हैं कि आपके जो भी आपके फ्यूचर प्लानिंग है वो सभी उसमें आपको सक्सेस मिले। और बहुत बहुत धन्यवाद। फिर फिर हम बिल्कुल आपको अगली बार चाहेंगे कि आप पूरी टीम के साथ प्रेजेंट हो हमारे दर्शकों के लिए, तो हम लोग कनेक्ट डेफिनेटली। करेंगे आपको। तो थैंक यू बिल्कुल सो मच बिल्कुल। शशांक जी, थैंक यू सो मच जी आपके बिल्कुल। लिए। थैंक यू। नमस्कार जी, थैंक यू।
तो देखा दोस्तों, ये थे शशांक चौरे जी, और काफी बातें उन्होंने इतनी अच्छी अच्छी कही हैं जो बिल्कुल सुनने लायक थी, और हमारे जीवन में उतारने लायक बातें उन्होंने कही है। देखिए, कोई भी सफलता हर किसी को चाहिए। पहली चीज ये है, सफलता सभी को चाहिए, पर उसके लिए चाहिए पैशन। उन्होंने जो 14 साल पहले जो सोचा कि डिजिटल मार्केट में जाना है मुझे, इस बिजनेस को ही, इस लाइन को ही मुझे आगे लेकर जाना है और अपना फ्यूचर प्लान करना है, तो वो आज सक्सेस पा चुके हैं। और फिर मीनवाइल ऐसा भी नहीं कि आप ऐसा सोचते हैं कि एक ही काम कर लिया और मेरा काम चल रहा है बहुत अच्छा, वो भी नहीं है। उन्होंने अपने जितने भी शौक थे उसको बिजनेस में कन्वर्ट किया। उनको जो जो पसंद था, उन चीजों को वो अपने बिजनेस में उतारा उन्होंने, और नए नए उन्होंने फॉर्म्स वगैरह क्रिएट की, और वो उस लाइन में अब आ चुके हैं। तो बहुत ही कम उम्र में उन्होंने वो सब हासिल किया जो कि लोगों को सालों लग जाते हैं और लोग सोचते रह जाते हैं। बहुत अच्छा सेशन रहा आज का शशांक चौरे जी के साथ में। होप आप सभी को ये सेशन पसंद आया होगा। अगर आपने पूरा सेशन नहीं देखा है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर, इंदौर इन्फो के यूट्यूब चैनल पर जाकर आप इसको देख सकते हैं। और आपके मैसेजेस का इंतजार रहेगा। किस तरह से आपको ये सेशन पसंद आया, आपको क्या बातें अच्छी लगी, आपको जो भी आपको मन में आता है, आप प्लीज मुझे कमेंट करिए, मैसेज करिए। और हम लोग अब बहुत जल्दी मिलेंगे हमारे नेक्स्ट जो सेशन रहेगा उसमें। अभी डेट हमारी फाइनल नहीं हुई है, तो होप आपको वो हम लोग हमारे मैसेज के थ्रू या हमारी पोस्ट के थ्रू हम आपको बिल्कुल बता देंगे कि नई कड़ी में हमारे साथ कौन जुड़ने वाले हैं और कब जुड़ने वाले हैं। तो काफी सारे मैसेज मैंने देखे। विवेक जी थैंक यू। अल्फाज जी, कैसा लगा आपको सेशन? थैंक यू, थैंक यू। आरन लाइफ स्टाइल, थैंक यू सो मच। सचिन जी थैंक यू। काफी मैसेजेस आए हैं, और लोगों ने अप्रिशिएट भी किया है। शशांक जी को सुना उन्होंने, और काफी अच्छी अच्छी बातें आज सीखने को मिली हैं। बिल्कुल बिल्कुल मोहित जी, कॉन्फिडेंस लेवल तो बहुत ही अलग था। बहुत ही खतरनाक कॉन्फिडेंस लेवल है शशांक जी का। थैंक यू रमेश जी, अंकित शर्मा जी, थैंक यू सो मच। तो दोस्तों, विदा लेते हैं आज के सेशन से, और बहुत जल्दी हम लोग दोबारा मिलेंगे, कनेक्ट होंगे इंदौर इन्फो के लाइव प्रोग्राम, लाइव 1 to 1 में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।